नमस्कार। इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये आप फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर और ट्विटर पर भी। कल शाम को जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई तो उसके बाद मैंने सवाल पूछा था, ये आशा की किरण है या कि रेशम का फंदा? सवाल था क्योंकि उस वक्त तक ऑर्डर हमारे पास था नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई। सिर्फ ऑर्डर नहीं आया, हमारी सोच गलत थी। हमने सोचा था केवल ऑर्डर पास किया जाएगा, लेकिन ऑर्डर नहीं, आज फिर कार्रवाई हुई और आखिर में कोर्ट ने मौखिक आदेश दिया और अभी कोई आध पौन घंटा पहले कोर्ट का रिटन आदेश भी आ गया। 11 पेज लंबा आदेश कोर्ट का आ गया जो मैंने पढ़ा। तो अब हम इसके ऊपर क्लियर चर्चा कर सकते हैं और स्पष्ट निष्कर्ष है कि जिसे आशा की किरण लोग मान के चल रहे थे, वो रेशम का फंदा निकला। कल कोर्ट ने कई अच्छी बातें कही। कोर्ट ने कहा, सरकार से कहा कि आप वार्ता में गंभीर नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि आप बिना किसानों से राय किए इतना बड़ा कानून कैसे लेके आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा इस कानून को हमें रोकना पड़ेगा। कोर्ट ने किसानों की परिस्थिति पे चिंता व्यक्त की। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, ठंड में हैं। इनके प्रति कोर्ट ने सहानुभूति दिखाई। किसान को लगा जैसे किसी ने मलहम लगाई हो उस पे। लेकिन आपको ध्यान है, कल शाम को मैंने कहा था कि बजट का कोई घोषणा हो तो वित्त मंत्री की स्पीच नहीं सुनिए, वित्त मंत्री की टेबल पढ़िए कि उसने कितना पैसा दिया है। सुंदर शब्दों पे न जाइए। और कोर्ट की बात को अगर समझना हो तो कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन जो दिए हैं, मौखिक बात की है, उस पे मत जाइए। कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है उसे देखिए। और जब उसे देखा तो स्पष्ट है कि ये वो नहीं था जिसका जनता को इंतजार था, जिसका किसानों को इंतजार था। जो मीठी बातें थी वो सच्ची थी। मैं नहीं कहता कि कोर्ट कोई ड्रामा कर रहा था। मैं नहीं कहता कि कोर्ट जानबूझ के सिर्फ कोई कड़वी गोली को चाशनी में लपेट रहा था। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस कोर्ट के आदेश को अगर आप अपने पूर्णता में देखें, कंप्लीट ऑर्डर को देखें, तो इससे किसान को कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ छोटी छोटी चीजें हासिल होती हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। 11 पेज का आदेश क्या है उस पे आने से पहले आज कोर्ट की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ इसका थोड़ा सा ब्यौरा। जैसे मैंने बताया, कल कोर्ट ने कार्यवाही शुरू होते ही कोर्ट ने अपना मन बना लिया था। कहा था कि हम इसको स्टे करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। कोर्ट पहले से मन बना के आया हुआ था। आज भी चर्चा उसी बातचीत पे हुई। लेकिन आपको दो चार बात याद दिला दूं, हमें याद रखना चाहिए। नंबर एक, कोई भी किसान संगठन जो कि इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है वो कोर्ट के सामने नहीं गया था। कौन गया था? कुछ एक अनजान से वकील साहब गए थे, कोर्ट के सामने जाके कह रहे थे इन किसानों को उठा दिया जाए। वहां से सारा कोर्ट का मामला शुरू हुआ। ना सरकार गई, ना किसान गए। हाँ, जिन वकील साहब ने उठाया उनके पीछे जब हरीश साल्वे जैसे वकील खड़े हो गए तो लोगों को लगा, माथा ठनका कि अरे हरीश साल्वे इतनी पिटीशन के ऊपर खड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। खैर, कोर्ट के सामने न तो किसानों ने कोई पिटीशन डाली, ना ही कोर्ट के सामने किसी भी पिटीशन के अंदर ये कहा गया कि वार्ता सफल नहीं हो रही है, आप इसमें आइए ना, आप कुछ कीजिए ना। किसी ने नहीं कहा। दो तरह की पिटीशन थी। एक पिटीशन कोर्ट के सामने ये थी जो कह रही थी कि किसान यहाँ पे खड़े हैं, जनता को तकलीफ है, कृपया किसानों को उठाइए। दूसरी पिटीशन ये थी जो कहती थी कि ये कानून जो है वो गलत है, असंवैधानिक है, इन कानूनों को खारिज कीजिए। जहां तक दूसरी पिटीशन का सवाल है, कोर्ट ने कहा, और उसके बाद में कुछ पिटीशन ये भी आ गई कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे वाले को पिटीशन देने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आया। खैर, वो उसके अंदर इंप्लीड हुए, वो उसके अंदर शामिल हुए। कोर्ट ने, जहां तक संवैधानिकता का सवाल था, कोर्ट ने उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया है। ये कानून संवैधानिक है या नहीं है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को दरअसल ये कानून बनाने का तो हक ही नहीं है। उसके ऊपर कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने कहा इस बात को बाद में देखेंगे। हमारी उम्मीद थी कि कोर्ट इस पे कुछ कह सकता था, लेकिन कोर्ट ने वो नहीं कहा। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? पहले दिन से कोर्ट ने उस सवाल पे दिलचस्पी दिखाई जो दरअसल कोर्ट के सामने था नहीं, कि ये वार्ता किसानों और सरकार के बीच में क्यों नहीं हो रही है। हम इसके अंदर कुछ इस वार्ता को सुलझाएंगे, इस गांठ को सुलझाएंगे। किसानों ने नहीं कहा कि आप सुलझाइए, सरकार ने भी ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन पहले दिन से संदेह था।
जब हरीश साल्वे खड़े हुए तो लगा कि मामला गड़बड़ है। फिर उसके बाद वार्ता के 8वें राउंड में जब सरकार ने खुद कहा कि अब मामला कोर्ट सुलझेगा, अरे आप वार्ता कर रहे हो, वार्ता की अगली तारीख दे रहे हो 15 तारीख की, और कह रहे हो कि मामला कोर्ट में सुलझेगा। तो बहुत लोगों के मन में शक हुआ, और शक ये था कि सरकार जो काम विज्ञान भवन में नहीं कर पा रही, कहीं सरकार ये उम्मीद तो नहीं कर रही कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट कर देगा। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल सकती है, नहीं डाल सकती, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल उठा कि भाई मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा? जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसे कैसे सुलझाएगा? मंत्री जी को कैसे पता कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आएगा? क्योंकि सरकार की मंशा साफ थी पहले दिन से। सरकार क्या चाहती है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप मर जाए मतलब ये किसान जो बैठे हुए हैं सड़क पे, रोज रोज खबर आ रही है, टीवी पे न्यूज आ रही है, फोटो आ रहे हैं जो बड़े दारुण हैं, कहीं ये झंझट खत्म हो जाए, ये सरदर्दी खत्म हो जाए। सरकार चाहती है किसी तरह से किसान उठे, समस्या का समाधान वो नहीं चाहती, किसान उठ जाए, सरदर्दी खत्म हो जाए, आंदोलन समाप्त हो जाए, सरकार चाहती है। और लाठी भी ना टूटे मतलब कि ये 3 कानून वापस भी ना लेने पड़े। आखिर प्रधानमंत्री जी की इज्जत का मामला है भाई, कैसे वापस लिया जा सकता है? तो बहुत लोगों को लगा कि एक सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये काम विज्ञान भवन में तो हो नहीं पा रहा, कहीं सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं होगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के किए का ऐसा असर तो नहीं होगा। ये सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग बड़ी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को देख रहे थे। कल की हियरिंग से आशा बंधी, जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छी बातें कही। आज की हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के प्रति नरमी का रुख दिखाया। 2-3 चीजें हुई जिससे मैं थोड़ा हैरानी हुई। पहला, कोर्ट कुछ ढूंढ रहे थे कि कोई तो हो जो कि कोर्ट के इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। अब कोर्ट तो चाहता था कि किसान संगठन इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन आज कोर्ट के सामने किसान संगठनों का एक भी वकील अपीयर ही नहीं हुआ। मैंने कल आपको बताया था कि 400 से ज्यादा जो किसान संगठन हैं, उनमें से सिर्फ 8 संगठनों को कोर्ट ने अपने सामने बुलाया था। वो खुद कोर्ट के सामने नहीं गए थे, कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप हमारे सामने आइए, इम्प्लीड किया था उनको। उन 8 संगठनों की तरफ से कल दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का और पॉलिन गोंसाल्विस हाजिर हुए थे। उन्होंने बताया था कि उन्हें इस मध्यस्थता में कोई रुचि नहीं। उन्होंने जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात थी वो स्पष्ट कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग स्पष्ट कर दिया था कि वो किसानों को उठाने का, यहां से भगाने का कोई ऑर्डर देने वाली नहीं। और किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया था कि मध्यस्थता में कमेटी के मामले में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात हमारे वकीलों ने स्पष्ट कर दी थी। इसलिए आज किसान, उन 8 किसान संगठनों की तरफ से कोई प्रतिनिधि था ही नहीं, कोई वकील नहीं था। कोर्ट ने 1-2 बार पूछा भी, दुष्यंत दवे कहाँ है, प्रशांत भूषण कहाँ है, वो तो थे ही नहीं। यानी कि किसान कोर्ट में नहीं था। किसानों के नाम पे कौन थे? कोर्ट ढूंढ रहा था कि कोई संगठन ऐसा मिल जाए जो आके कह दे हाँ जी हमें मध्यस्थता मंजूर है, हाँ जी हम इस कमेटी से बात कर लेंगे, हाँ जी हम उठ जाएंगे। क्योंकि कल याद है कोर्ट ने यह भी कहा था कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को रखा गया है। रखा गया है मतलब अंग्रेजी में केप्ट, मतलब जैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया हो। बच्चों और बूढ़ों को इच्छा के विरुद्ध कौन रखेगा? और दूसरा, ये मानना कि अगर औरत किसान आंदोलन में है तो वो बेचारी हैं जिनको जाना चाहिए। इस देश में खेती का 70% काम औरत करती है, और किसान आंदोलन में वो औरत शामिल नहीं हो सकती। वो औरत अपनी इच्छा से अपने हक की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये बिल्कुल 200-300 साल पुरानी किस्म की बातें सुप्रीम कोर्ट के से आई कि बस औरतें हैं, औरतों को जाना चाहिए, और आज कोर्ट ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए जो ये बात कहे। और एक वकील साहब खड़े हो गए, एपी सिंह। उन्होंने कहा मैं बीकेयू भानु का प्रतिनिधि हूं, हम संघर्ष में शामिल हैं। मैंने अपने मुवक्किल से बात कर ली है, मैंने उनको बताया कि आप चाहते हैं कि बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे चले जाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो चले जाएंगे। कोर्ट बहुत खुश हुआ। जज साहब ने कहा अच्छा ये बात है, हम इसको रिकॉर्ड कर लें। बिल्कुल, और उस बात को उन्होंने ऑर्डर में रिकॉर्ड भी कर दिया है। मजे की बात पता है क्या है? जैसे ही मैंने देखा दोपहर 1:30-2 बजे की उन्होंने ये बात कही, मैंने तुरंत बीकेयू भानु के लीडर भानु साहब को फोन किया जिनसे अपनी बातचीत है।
मैंने कहा भानु साहब, वकील साहब ने आपसे बात की है? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूं, मेरे से किसी ने बात नहीं की है पिछले 24 घंटे में। मैंने कहा आपके वकील साहब कोर्ट में कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात की है और आप इस बात पे राजी हो कि औरत, बच्चे और बुजुर्ग यहां से उठ के चले जाएंगे? उन्होंने कहा बच्चा बच्चा लड़ेगा, कोई नहीं उठेगा। मतलब एक वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे थे और कोर्ट चुपचाप से सुन रहा था। हालांकि कोर्ट को पता नहीं लगा होगा उस वक्त की ये झूठ बात है, मैंने तुरंत ट्वीट कर दिया ये बात है। एक और बात उठी, देश के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि इस आंदोलन में खालिस्तानी एलिमेंट घुस चुके हैं। खालिस्तानी एलिमेंट घुसे हैं, कैसे पता है आपको इसके बारे में? कोई प्रूफ नहीं, बस उन्होंने ये जरूर कहा हम एफिडेविट दायर करेंगे। अब आप बताइए, सवाल ये है कि इतने बड़े आंदोलन जिसमें लाखों लोग शामिल हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होगा? उसमें संत भी होंगे, गुंडे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। प्रश्न ये है कि क्या उसमें, उसके नेतृत्व में खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चीन वाले, उनका हाथ है? क्या वो लोग कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ कि देश के अटॉर्नी जनरल ने इस तरह की हल्की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा है वो एफिडेविट लाएंगे, एफिडेविट जरूर लाएं, लेकिन होम मिनिस्ट्री काम क्यों नहीं करती? वो खालिस्तानी अगर बैठे बैठे सब कुछ करवा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री जाहिर करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे और बताइए कि क्या इस आंदोलन के नेतृत्व में वो लोग शामिल हैं। खैर, कार्रवाई के ऊपर लंबी बात मैं नहीं कहूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर में एक ऑर्डर है जो कि नहीं है और दो ऑर्डर हैं जो कि हैं। जो वो को यहां से उठने का ऑर्डर, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किसानों को यहां से उठ जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने बड़ी नरम भाषा में कहा है कि हम किसानों को उठने के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि स्टे ऑर्डर देखने के बाद किसानों का मन बदलेगा और वो यहां से उठ जाएंगे। खैर, कोर्ट को धन्यवाद, पहले दिन से हमने कहा है धन्यवाद। वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक संघर्ष करना दुनिया में हमेशा अधिकार रहा है, लेकिन हमारे देश में इन छोटी छोटी चीजों के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना स्मॉल मर्सीज, उसके लिए भी धन्यवाद करना पड़ता है। शुक्रिया। दूसरा ऑर्डर है स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के कार्यान्वयन पे स्टे दे दिया है। कार्यान्वयन पे स्टे है, कानून का स्टे नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर कोई टिप्पणी नहीं की। आमतौर पे स्टे ऑर्डर कब मिलता है? जब कोर्ट कहता है कि ये कानून पहली नजर में तो इलीगल लगता है, जिस पे स्टे ऑर्डर दे देते हैं, बाद में देखेंगे। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने नहीं कहा कि पहली दृष्टि में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बात हम कहते रहे हैं उसके बारे में कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बस ही मतलब सुलह सफाई हो जाए, इसके लिए हम इसको बस सिर्फ स्टे दे रहे हैं। कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था, मुझे भी महसूस होता है कि भाई अगर आप स्टे दे रहे हैं तो कारण तो दीजिए ना, किस कारण से आप स्टे दे रहे हैं? क्या सिर्फ सुलह सफाई के लिए स्टे दिया जा सकता है? खैर, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उन्होंने दिया है, स्टे दिया है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टे है। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल उठा सकता है, परसों ऑर्डर आ सकता है, 2 हफ्ते बाद आ सकता है, 2 महीने बाद आ सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ। ये जो मोदी जी का महल बन रहा है ना राजपथ के ऊपर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, बहुत लोग बड़े खुश हो गए, साहब स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको रोक दिया है। 1 महीने बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, नहीं सब कुछ ठीक है, स्टे हटा दिया, काम खत्म हो गया। तो स्टे है, लेकिन टेम्परेरी स्टे है। और ये वो मांगने इसके लिए लाखों किसान दिल्ली आए, हम स्टे मांगने नहीं आए, हम इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए आए हैं। दूसरी बात, तीसरा मामला, तीसरा ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, और वहीं सारा पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। कल पहले बार से सुप्रीम कोर्ट कह रहा था हम एक कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और वो कमेटी 4 लोगों की कमेटी है। कमेटी क्या करेगी, बातचीत में स्पष्ट नहीं हुआ। ऑर्डर जब देखा तब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर कहता है कि ये कमेटी तमाम किसान संगठनों से बात करेगी, जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी, जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं उनसे।
बात करके क्या करेगी? बात करके कमेटी ये तय करेगी कि किसान क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करेगी कि ये कानूनों के बारे में किसानों की राय क्या है। मतलब कमेटी ऐसी होगी जिसपे किसानों को विश्वास हो सके, है ना? ऐसा होना चाहिए। किसान संगठनों ने पहले दिन से कहा कि देखिए, ये सुलह सफाई हमने कोर्ट से नहीं करवानी है, पंचायती हमें कोर्ट से नहीं करवानी है, किसी कमेटी में हमें फंसना नहीं है। और जब कल रात को मैंने कहा कि नहीं, कमेटी से हमें बाहर रहना है, तो कई लोगों ने कहा यार, आप कमेटी देखे बिना पहले ही अपनी राय बता रहे हो, कम से कम थोड़ा तो विश्वास करो। हमने कहा कि हमें इस एक्सपर्ट कमेटी या किसी बाहर की कमेटी में नहीं जाना, और कम से कम हमारी तरफ से कोई नहीं है इस कमेटी के अंदर। आज वो चारों नाम आ गए और मैं आपको वो चारों नाम दिखा देता हूं कौन है। अब आपको समझ आएगा क्यों हम कमेटी का विरोध कर रहे थे। हमारी तो पहले से धारणा थी कि हमें इस सुलह सफाई के अंदर बाहरी नहीं जाना है, जनता का मामला है, जनता के प्रतिनिधियों से है, हमें सरकार से बात करनी है, हमें कमेटी से बात नहीं करनी। लेकिन कमेटी के मेंबर आ गए। अब आप देखिए इसके अंदर चार कौन मेंबर है। कमेटी में दो इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर अशोक गुलाटी, और दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर जोशी, और दो एक्टिविस्ट हैं। ये है डॉक्टर अशोक गुलाटी, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। मैं इनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन केवल एक बात याद रखिए, डॉक्टर अशोक गुलाटी इन तीनों कानूनों के जनक हैं। मतलब उन्होंने पैदा किए हैं तीनों कानून, ये तीनों कानून उनकी सिफारिश के ऊपर लागू किए गए हैं। उस व्यक्ति को आप कमेटी में बनाते हो कि ये कानून सही है कि गलत है? अरे उसने तो बनवाए हैं ये कानून। पहले दिन से अशोक गुलाटी ने लिखा है कि ये महान क्रांति है भारत के किसानों के लिए। 1991 के बाद इस देश में सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। अब गुलाटी साहब, मैं जानता हूं उन्हें और बहुत इज्जत करता हूं, मगर जाके गुलाटी साहब से इस बारे में क्या बात होगी? कौन किसान उनके साथ बात कर सकता है? दूसरे अर्थशास्त्री आए हैं, डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी भी अर्थशास्त्री हैं, और वो पहले दिन से लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं कि किसानों की सारी जो इसके बारे में विरोध है वो भ्रम पर आधारित है, गलतफहमी पे आधारित है। और वो कहते हैं कि ये जो जितना पॉजिटिव चीज ये हुई है, ये विन विन सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी ही चाहिए, बाकायदा लिख रहे हैं। अब वो और क्या अपनी राय बदलेंगे? ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं है। दो किसानों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। एक है अशोक अनिल गुणवंत जी, जो कि शेतकरी संगठन से हैं। नाम सुन के आपको लगेगा कि हाँ भाई, बहुत बड़ा संगठन है। बड़ा संगठन हुआ करता था, लेकिन आज अनिल गुणवंत जी जो है, जिस संगठन से है उसके पास जनाधार नहीं है। और ये संगठन वो है जिसने बाकायदा पटाखे जला के, बाकायदा दिए जला के इन्होंने स्वागत किया था। जिन्होंने पटाखे बजा के स्वागत किया इन तीन कानूनों का, आज उनसे कहा जा रहा है कि अच्छा, आप न्यूट्रली देखिए कानून सही है कि गलत है, आप किसानों से पूछिए। क्या पूछेंगे ये? और चौथे हैं भूपेंद्र सिंह मान जी। भूपेंद्र सिंह मान बीकेयू में रहे हैं, देश के जाने हुए किसान नेताओं के अंदर इनका नाम रहा है। संगठन हालांकि आज बहुत छोटा हो गया है। इन्होंने एक संगठन बनाया, AIKCC। हमारा संगठन है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। मान साहब का एक पुराना संगठन है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। और जब सरकार को कोई किसान नहीं मिला जो कि उनसे बात करने को तैयार था, तो मान साहब बात करने गए सरकार से। और मान साहब और अनिल गुणवंत दोनों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी आपको दिखा देते हैं। दोनों ने मिलकर सरकार को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में 1 महीना पहले तोमर से मिले, तोमर जी को चिट्ठी दी और बताया कि ये तीनों कानून कितने अच्छे हैं, इससे किसान का कितना भला होगा। ये सारी बात इन्होंने चिट्ठी में लिखी है। ये इनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं, गुणवंत जी, मान साहब। तो भाई, जब इन्होंने खुल के अपनी बात कही है, क्या कहा है? कानून बहुत अच्छे हैं, आप इस मार्ग से मत हटना, हाँ छोटे मोटे सुधार करने की जरूरत है, वो आप कर लीजिए। तो ये है साहब चार लोगों की कमेटी। अब आप बताइए, क्या इन चारों में से एक भी व्यक्ति वो है जो लाखों किसान इस वक्त दिल्ली में चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनका विश्वास इनमें से किसी भी किसान को, इनमें से किसी को भी मिलेगा? क्या इनके साथ बात हो सकती है? लोग भले हैं, मैं इनकी भलाई पे शक नहीं कर रहा हूं, मगर ये कैसे न्यूट्रली बात करेंगे? यही शक था हमें पहले दिन से, और इसलिए हमने कहा था नहीं, ऐसी कोई कमेटी नहीं, हम इस कमेटी से दूर रहेंगे। तो क्या होगा? किसान संगठनों ने स्पष्ट फैसला किया है, इस कमेटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं हिंदी में, ना हम आगे ना इसके पीछे।
आप बात कर लीजिए, आप सरकार से बात कर लीजिए, आप सुलह लीजिए, देश का जो किसान आपसे बात करने आ जाए आ जाए। लेकिन ये जो 400 से ज्यादा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से तो एक भी आपसे बात करने वाला नहीं है, क्योंकि बात करने की स्थिति नहीं। क्या बात करेंगे हम आपसे? मतलब संघर्ष जारी रहेगा। किसान को सड़क से संघर्ष में हासिल हुआ है, किसान का संघर्ष जारी रहेगा। पिछले 2 दिन से मैं हरियाणा के नाका नाका में जा रहा हूं, इस वक्त रोहतक में बैठा हुआ हूं, नाकों में गया हूं, इतना माहौल है इस वक्त। हरियाणा लगभग पंजाब की बराबरी कर रहा है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं 26 तारीख की। जो कुछ कार्यक्रम हमने घोषित किए हैं, कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेंगे। किसी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, आप ऐसी किसी गलतफहमी में मत आइए। 13 तारीख को कल लोहड़ी है, हमें तीनों कानूनों की प्रति को जलाना है। 18 तारीख को महिला किसान दिवस है। 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए संकल्प लेना है। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए हमें राजभवनों का घेराव करना है, और उसके बाद दिल्ली कूच करना है। हर किसान के घर से एक मेंबर दिल्ली आए, हर गांव से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली आए, हर गांव से 11 महिलाएं आए, और ये सब होगा शांतिपूर्वक। इसके बारे में पिटीशन एक आ गई है, लोग घबराए हुए हैं और सरकार जानबूझ के घबरा रही है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं, जो कुछ होगा शांतिपूर्वक होगा। गणतंत्र दिवस किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी का दिवस नहीं है, ये देश की जनता का दिवस है। गणतंत्र की शान में बट्टा नहीं लगेगा। तिरंगे को 1 इंच नीचा नहीं होने देगा किसान। जवान अगर उठाता है तिरंगा, तो किसान भी तिरंगा उठाएगा। तिरंगे की शान को ऊंचा करेगा किसान। संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।